एक डेटा के मुताबिक साल 2021 में भारत में स्कूली पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स में से लगभग 40% स्टूडेंट्स ही स्कूल के बाद ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाई करते थे। और आज ये हालात है कि भारत में 83% हाई स्कूल स्टूडेंट्स ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाई करते हैं। भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पहले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक चॉइस की तरह हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। भारत में कोचिंग जो पहले सिर्फ बच्चों की मदद के लिए और उनकी सहायता के लिए और अच्छे से पढ़ाई करवाने के लिए हुआ करते थे, वो आज एक फुल एस्टेब्लिश बिजनेस बन गया है। भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस का मार्केटिंग रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और अनुमान है कि 2028 तक ये संख्या 1,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक अजीब बात है कि भारत में बहुत ही कम कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ने और रहने लायक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधाएं और अच्छा माहौल मिलता है। आज अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूट एक दम घोटू कंसंट्रेशन कैंप्स की तरह बन गए हैं, जहां हर 2-3 सप्ताह में 1 या 2 स्टूडेंट्स परेशान होकर के सुसाइड कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है? भारत में क्यों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग में भेजने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक रहते हैं? क्यों कोई सरकार इन इंस्टीट्यूट्स पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती है? और कैसे इंस्टीट्यूट आज भारत में इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी हो गए हैं कि सब कुछ जानने समझने के बाद भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया कैसे होती है, इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है और किस तरह से यह पूरा सिस्टम काम करता है, कौन लोग इस सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम और इस सिस्टम को चलाने वाले लोगों में जितनी भी छोटी बड़ी खामियां अभी तक किसी के सामने नहीं आई थी या जिन कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, उनका परिणाम पिछले 2 महीनों में हम सभी ने देख लिया है। भारत का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमें यह भी मालूम हो गया है कि सिस्टम को बदलने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। कागजों पर नई शिक्षा नीति, नए कायदे, कानून और व्यवस्थाएं लिखने में और उसे जमीन पर उतारने के बीच में जो फासला है, उसको पाटने में हमारे देश के लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए हैं। खैर, ये तो हुई राजनेताओं की बात जो नियम बना देते हैं, लेकिन जमीन पर वो नियम कितने कारगर है ये पता करना शायद ये लोग अपना काम नहीं समझते हैं। चलिए हम वो बातें आपको बताते हैं जिस देश में शिक्षा व्यवस्था को और कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बेहद ही बदतर और दम घोटू पैटर्न पर काम करते हैं। भारत में एक बच्चे को पैदा होते ही एक ठप्पा मिल जाता है कि वो एक डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, या फिर वो आईएएस की प्रिपरेशन करेगा या कोई और गवर्नमेंट जॉब करेगा। पेरेंट्स अपने समय में जो कुछ भी नहीं कर पाए, वो ये सोचते हैं कि उनका वो 20 साल 30 साल पुराना अधूरा सपना उनकी औलाद पूरा करेगी, और यहीं से पेरेंट्स अपने बच्चों को एक रोबोट की तरह काम करवाना शुरू कर देते हैं। बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, कौन सा विषय पढ़ेगा और कितने नंबर लाएगा, कितनी देर तक पढ़ेगा और फिर क्या बनेगा, यह सब कुछ भारत में बच्चों की जगह उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। और अगर उनका बच्चा उनके मुताबिक नंबर नहीं लाता और अगर लाता भी है तो दोनों सिचुएशन में बच्चे को स्कूल के बाद ट्यूशन क्लासेस में भेजने का डिसीजन भी माँ बाप ही करते हैं। अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो और अच्छा करने के लिए, किसी में अच्छा नहीं कर रहा है तो उसमें भी सबसे अच्छा करने के लिए पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन भेजना शुरू कर देते हैं। और उनका सोचना ये होता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों का भला ही कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि बच्चे को ना ही खेल कूद का समय मिलता है, न सेल्फ स्टडी का, और कभी कभार तो खाना पीना भी मुश्किल से ही हो पाता है। 10-11 साल का एक स्टूडेंट इस तरह की एक भेड़ चाल में फंस जाता है कि फिर वो सब कुछ उसकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी होने तक एक स्टूडेंट के लिए अब किसी एग्जाम में फेल होने का डर मौत से भी डरावना बन जाता है, क्योंकि इसको सिखाया जाता है कि परीक्षा में फेल होने वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उन्हें आईआईटी और आईआईटी में दाखिला लेना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा पढ़ने वाले लोग ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर की ही पढ़ाई करनी है, और अगर वो नहीं होता तो आखिरी ऑप्शन यूपीएससी ही है। इसके अलावा कुछ भी दुनिया में काम करने जैसा है ही नहीं, और अगर इनमें से कुछ करना है तो पढ़ना होगा, 16-16 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। ये सब कुछ स्टूडेंट्स के अंदर इतनी अच्छी तरह से बैठा दिया जाता है कि बच्चों को इन सब के अलावा कहीं भी कोई दिलचस्पी ही खत्म हो जाती है, और बच्चे एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जहाँ कुछ समय बाद 99% स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि आखिरी लाइन क्रॉस करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर वो अपना रियलाइजेशन किसी से शेयर नहीं कर पाते। रेस छोड़ने का हौसला स्टूडेंट्स में खत्म हो जाता है और वही सही कसर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने झूठे वादों और मोटिवेशन से पूरा कर देते हैं। और भारत में इसका परिणाम यह है कि आज लगभग हर दूसरा स्टूडेंट किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से लड़ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस, कुछ नया करने का हौसला, उसकी इच्छा शक्ति और लोगों पर से विश्वास, ये सब कुछ 30 की उम्र तक आते आते खत्म हो गया होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और चौंकाने वाली बात यह है कि वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थिति का सामना किया होता है, जो समझते हैं कि स्टूडेंट्स कब कैसा महसूस करते हैं। जी हाँ, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स की बात कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो किसी बड़े एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं मिलने के बाद और वो सब कुछ फेस करने के बाद पढ़ाना शुरू करते हैं, और सब कुछ पता होने के बाद भी
झूठे प्रचार और प्रलोभन देने से कतराते नहीं है। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की स्थिति का फायदा उठाने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं क्योंकि ये सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं। बिजनेस में इन सभी बातों का कोई काम नहीं होता है और ये लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। और सबसे घटिया बात तो यह होती है कि झूठे प्रचार प्रसार और गलतफहमी में रह करके स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाने के बाद भी बेशुमार पैसा ऐंठने के बावजूद और सब कुछ जानते हुए भी भारत में कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत जरूरी सुविधाएं भी स्टूडेंट्स को उपलब्ध नहीं होती है। आज भारत में किसी भी बड़े शहर की कोई बिल्डिंग आप देख लीजिए, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोर्ड मिल जाता है। भारत के हर बड़े शहर में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसी जगहों पर बने हुए हैं जहाँ सूरज की रोशनी तक लोगों को नसीब नहीं होती है। और कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे बने होते हैं कि कब तक बने रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके बावजूद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग अपने यहाँ एक साथ एक कमरे में सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बच्चों को इस तरह से कमरों में भरा जाता है जैसे जानवरों को भरा जाता है। और उन कमरों में ना कोई फायर सेफ्टी उपकरण होते हैं, ना ही इमरजेंसी गेट होता है और ना ही कोई भी जरूरी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद होती हैं। इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई थी, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चर और वहाँ मौजूद रहने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया था। बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट रखने के लिए भी कहा गया था, लेकिन 5-6 महीने बाद भी भारत में कहीं भी उन नियमों का पालन होता नजर नहीं आता है। आज भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बिना आदेश के कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए जाते हैं। टीचर्स की योग्यता और अनुभव का आकलन भी नहीं किया जाता है और नहीं बच्चों की सेफ्टी और उनके लिए अच्छे माहौल का ध्यान रखा जाता है। और सब बातों को नजरअंदाज कर देने का ही परिणाम है कि दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 बच्चों की मौत की खबर हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों का दिन सुबह 4-5 बजे ही शुरू होता है। अखबार पढ़ने से पढ़ाई शुरू होती है। 6 से 9 घंटे क्लासेस चलती हैं और फिर रात को 12 बजे तक स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ाई करते हैं। यानी कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, कौन कहाँ है, कौन दोस्त क्या कर रहा है और यहाँ तक कि वो खुद अगर सफल नहीं हो पाया तो क्या करेगा, ये कुछ भी जानने समझने का समय एक एस्पिरेंट के पास नहीं होता है। शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे क्या कर रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं, इसकी खबर उन्हें पेरेंट्स से मिल जाती है। उल्हाने रिश्तेदारों की तरफ से आ जाते हैं। झूठा मोटिवेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग दे देते हैं और इन सब के बीच अकेला एक बच्चा जिसे कभी कुछ भी अपने मन का नहीं करने दिया गया, वो अंदर ही अंदर घुट करके रह जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर दूसरे सप्ताह एक स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी शेयर नहीं कर सकता है। और इसका भी कारण है कि शुरू से आखिर तक भारत में पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपनी कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा खर्च कर देते हैं और इससे बच्चे ये सोच करके चुप हो जाते हैं कि पेरेंट्स को बर्डन देना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जो स्कूल और कॉलेज में टॉपर रहे होते हैं और जो खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए किसी अरे गहरे टीचर से भी ज्यादा अच्छे होते हैं और जिनको पढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में बढ़िया खाना पीना, रहने की जगह, अच्छे टीचर्स, बढ़िया माहौल और सब फैसिलिटी दी जाती है क्योंकि रिजल्ट के बाद उनकी फोटो लगा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपनी छाती फुलाने का मौका मिलता है। जब खुद के स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाते तो कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट की मेहनत और उनके बच्चों का क्रेडिट लेने से भी नहीं घबराते हैं। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें एक ही बच्चे की तस्वीर को अलग अलग इंस्टीट्यूट चिपका देते हैं। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सफल होने वाले बच्चों की संख्या भी कभी कभार सच में सफल होने वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा हो जाती है। और कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए किसी स्टूडेंट की सफलता का क्रेडिट ले लेते हैं क्योंकि उनकी कोचिंग के किसी कमरे में उस स्टूडेंट ने मॉक इंटरव्यू दिया था। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं और उनको पढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनके लिए फिर कोई सुविधाएं और फैसिलिटी नहीं होती है। उनके लिए अच्छे टीचर्स भी अपॉइंट नहीं होते हैं और इससे ये होता है किस तरह के स्टूडेंट्स के मन में जो संख्या में ज्यादा होते हैं सेल्फ डाउट क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। वो पहले स्टूडेंट्स अपना कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका कोई भी मुकाबला नहीं होना चाहिए और इसी सेल्फ डाउट और कंपैरिजन से एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में बनाए रखने के लिए कोचिंग वाले सपने बेचने का काम करते हैं। इन बच्चों से टेस्ट सीरीज और किताबों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का काम किया जाता है और जब स्टूडेंट 3-4 बार प्रयास करने के बाद छोड़ने का मन बनाता है तो झूठा मोटिवेशन देकर के या गरीबी अमीरी का डर दिखा करके उनको बार बार एग्जाम देते रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी में डूबकर बिजली के करंट से और बाकी चीजों से मरने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स यही होते हैं। भारत में ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन एग्जाम्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं और 6-7 सालों तक पढ़ाई करते रहते हैं, उन एग्जाम्स में सफल होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 1 से 10% के बीच ही होती है। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पेजेस पर ऐसे वीडियोस भरे पड़े होते हैं जिनमें किसी कलेक्टर, IPS अधिकारी या किसी और सरकारी कर्मचारी को सुपरस्टार की तरह दिखाया जाता है। IAS का पावर, पैसा और शोहरत कितनी होती है, इस बात को बार बार स्टूडेंट्स को दिखा करके ये लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, जबकि उनको पता होता है कि सभी स्टूडेंट्स सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ आजकल कुछ फिल्में और वेब सीरीज भी बनने लगी जिनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट को और वहाँ के सिस्टम को
वहाँ की गंदगी और वहाँ के स्टूडेंट्स की लाइफ को बड़े रोमांटिक वेज में दिखाया जाता है। IAS IPS ऑफिसर के जीवन और उनके भौकाल को पोर्ट्रेट करने वाली वेब सीरीज अचानक से पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है, जिन्हें देख करके स्कूली पढ़ाई करते समय ही ये मन बना लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसका असर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पर भी पड़ता है और ये कुछ नए तरीके, कुछ नए लालच और नए भ्रमित विज्ञापन की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को हजारों स्टूडेंट्स बिना किसी मेहनत के ही मिल जाते हैं। जब कोई स्टूडेंट 30 साल की उम्र क्रॉस कर लेता है तब उसको और उसके पेरेंट्स को यह महसूस होता है कि उसको क्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टूडेंट्स की जिंदगी से एक बहुत ही जरूरी समय चला जाता है, जिससे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल एक छोटे से कमरे में बिना मतलब की किताबों में बिता दी, वो कुछ और सीख सकते थे, कुछ ऐसा जो उनके लिए जरूरी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 72% भारतीय फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं जानते और 56% भारतीयों को नहीं पता है कि पर्सनल फाइनेंस को कैसे संभालना है। सामाजिक कौशल की बात करें तो भारत में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो स्टेज पर खड़े होकर के अच्छे से बोल पाते हैं, दूसरे लोगों से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, कनेक्शन बनाने में अच्छे होते हैं। और भारत में बहुत कम लोग सोशली माइंडफुल हैं, क्योंकि भारत में ये बातें किसी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में सिखाई ही नहीं जाती। बच्चे को शुरू से ही अकेले रहने और सब कुछ करने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे जब वो स्टूडेंट्स बाहरी दुनिया में आता है तो उसके पास जो कुछ भी नॉलेज है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में जब भी कुछ अच्छा होना शुरू होता है तो उससे ठीक पहले एक बहुत ही या कहें कि सबसे बुरी घटना जरूर घटित होती है। यह हर किसी की जिंदगी में होता है। कमबैक के लिए सेटबैक जरूरी होता है और ये बातें सभी एरियाज पर लागू होती है। तो हमारे देश को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे बदलाव से पहले इसी तरह की एक बुरी घटना की जरूरत थी। तो अब होना ये चाहिए कि उन बदलावों की शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बुरी घटनाओं के बारे में हमने पिछले 60 दिनों में सुना है, उससे बुरा भी कुछ हो सकता है। मुझे तो ये नहीं लगता। अगर भारत के नेताओं को अब भी सिर्फ बातें ही बनानी है, पेरेंट्स को अब भी अपनी मर्जी थोपते रहना है, स्कूल और कॉलेज में अभी वैसे ही घिसी पिटी बातें चलने वाली हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट पुराने तरीके से ही चलने वाले हैं, तो मुमकिन है कि भारत के शिक्षा और शिक्षकों से अच्छे स्टूडेंट्स का मोह भंग हो जाएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश भविष्य में अपने सिस्टम की वजह से मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों का घर भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि पिछली सभी घटनाओं को देखते हुए भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक अच्छे बदलाव की शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर देश को अगले 100 सालों तक रेलेवेंट बने रहना है तो फिर एजुकेशन सिस्टम में बदलाव और अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो में कही गई बातें अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।